आज हम पढ़ेंगे कार्निवोरस प्लांट। कल हमने जिक्र किया था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, और मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा कि ऑटोट्रॉफ उनको कहते हैं जो ज़मीन के अंदर हवा में मौजूद पानी में हलशुदा बिखरे हुए बायो एलिमेंट्स को समेट के खुद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर सकें और फिर उसको इस्तेमाल करें, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते, दूसरों से रेडीमेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हासिल करते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ की तादाद ज़्यादा थी, हेटेरोट्रॉफ की तादाद ज़्यादा थी, ऑटो की कम थी। दूसरी बात, इन्हीं सब को जब ये सॉइल में या वाटर में या एयर में बिखरे हुए हों तो इनको मजमूई तौर पर मिनरल्स भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं, कभी फर्टिलाइजर कहते हैं, कभी इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और इनकी प्लांट को ज़रूरत के तहत दो ग्रुप्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए। ज़्यादा मिकदार में क्यों चाहिए? क्योंकि वो तीन तरह के काम कर सकते हैं। ग्रोथ में इस्तेमाल हो सकते हैं, यूज्ड इन हेल्प इन ग्रोथ कहें, या यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल इन प्लांट बॉडी। आयन बैलेंस, नेगेटिव पॉजिटिव आयन के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, या फिर ये एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं। और इनकी डेफिशिएंसी या कमी से प्लांट्स में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां, कभी क्लोरोसिस, कभी विल्टिंग, कभी ग्रोथ रिटार्डेशन, कभी कुछ, यानी प्लांट नॉर्मल ग्रो नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मैक्रो वो हैं जो ग्रोथ में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते, वो या तो एंजाइम एक्टिवेटर हैं या फिर आयन बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसलिए वो कम मिकदार में ही उनसे काम चलाया जा सकता है। तो ये आपने खुद स्टडी करना है, फिर कोई परेशानी हो तो मैं हाजिर हूँ। आज हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस का मतलब क्या है? गोश्तखोर। आमतौर पर ये टर्म एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन प्लांट्स का एक ग्रुप है जो ऑटोट्रॉफ होने के बावजूद ये हेटेरोट्रॉफिक स्टाइल की न्यूट्रिशन करते हैं, उनको कहा जाता है कार्निवोरस। बल्कि और प्रिसाइसली आगे बढ़ें तो ये इंसेक्टिवोरस हैं। इंसेक्टिवोरस इसलिए कहा जाता है कि ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खा जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंसेक्ट हो। जो इनका अपना ट्रैप है उसमें जो भी एनिमल फंसे उसको ये खा सकते हैं, शर्त यह है कि वो छोटा हो, ट्रैप में मुकम्मल तौर पर फंस रहा हो। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि जब ये ऑटोट्रॉफ है तो फिर ये एनिमल को क्यों खाते हैं? असल में दे ग्रो इन मार्शी सॉइल या मार्शी एरियाज। मार्शी एरिया क्या है? वो जगह जहाँ पानी अक्सर खड़ा रहता है और जहाँ दलदल हो, पानी अक्सर खड़ा रहता हो, उधर डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन होती है। इस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पौधों के तीन अहम मॉलिक्यूल का हिस्सा है। प्रोटीन का हिस्सा है, न्यूक्लिक एसिड्स का हिस्सा है, क्लोरोफिल का हिस्सा है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा जिस जमीन में, तो पौधा ना तो क्लोरोफिल बना सकेगा, ना प्रोटीन बना सकेगा, ना न्यूक्लिक एसिड बना सकेगा, तो पौधे की ग्रोथ कैसे होगी? तो इस डेफिशिएंसी को हल करने के लिए या इस डेफिशिएंसी से बचने के लिए पौधे इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं। इंसेक्ट्स के जिस्म में मसल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वो उनको ब्रेक करके नाइट्रोजन हासिल करेंगे। अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर नाइट्रोजन नहीं है तो ऐसी जमीन पर ये उगते क्यों हैं? क्यों उगे? किसी और जगह क्यों नहीं उगे? तो ये कंपटीशन से बचने के लिए, यानी दूसरी जगह पर जहाँ सब चीज़ दस्तयाब हो वहाँ तो रश होगा ना, वहाँ तरह तरह के दूसरे पौधे उगेंगे, तो इनको ज़्यादा सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। उससे बच के इधर आए। अब यहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को हल करने के लिए इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा। नया तरीका कैसे? मसलन पहले तो जहन नहीं मानेगा, इंसेक्ट उड़ने वाले, चलने वाले, पौधा तो ना चल सकता है ना उड़ सकता है, फिर ये ऐसे चलने वाले, उड़ने वालों को कैसे ट्रैप करेगा? सवाल है ना। तो इसके लिए लालच। तो आज आपको ये भी समझ में आएगा कि लालच कितनी बुरी बला है। मसलन एक पौधा है, इसको कहते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की शक्ल यह है कि इसमें रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, और अमूमन इनका लीफ इस तरह से वाज़ेह लीफ मौजूद है
फोटोसिंथेसिस कर रहा है ये लीफ, और इसी लीफ का एक हिस्सा इस तरह से एक सुराही की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसको पिचर कहते हैं। इसमें एक लीड या ढक्कन भी रखा है, और इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है, जूस थैली है, अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इस जूस को पीने के लिए या सक करने के लिए इंसेक्ट आते हैं। कोशिश करके इंसेक्ट जब अंदर आता है तो लिड बंद हो जाता है। सॉरी, लिड बंद होने के बाद तो इंसेक्ट अंदर फंस गया। अब ये एंजाइम सीक्रेट करके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। सॉरी, डाइजेस्ट करेगा तो ये नाइट्रोजन हासिल होगा, और नाइट्रोजन को ये फिर ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। हो गया मसला। इसी तरह एक और पौधा है, उसने भी अपने लीफ को मॉडिफाई किया है। चलेगा बेटा। दूसरा लीफ इन्होंने इस तरह, ये डायग्राम में शायद मैं सही नहीं बना सकता, आप हाथ को जहन में रखें। ये इनका लीफ हाथ के दो हाथों की तरह मॉडिफाई हुआ है। इधर बीच में थोड़ा सा खड्डा या केविटी है, उस केविटी में जूस रखा गया है, और जब ये इंसेक्ट आ जाते हैं तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं। ट्रैप हो गया इंसेक्ट, और ये बड़े फ्रॉग वगैरह तो भी पकड़ सकते हैं। ट्रैप होने के बाद अब एनिमल के अंदर फंस गया, ये एंजाइम सीक्रेट करेगा। एंजाइम उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन बनाएंगे, वो एक प्रॉब्लम। इसको कहते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप नाम से जाहिर है ये फ्लाइज को ज्यादातर पकड़ता है। तो जो लालच में आ गया। इसी तरह एक और पौधा है, सन ड्यू कहते हैं उसको। उसका जी, ये मतलब नेक्टर के लिए तो ज्यादातर बटरफ्लाइज जाती है ना, तो बटरफ्लाइज को भी वो कोई भी जाएगा। नेक्टर अमूमन जो आम फूल है ना, वो फूल में तो पॉलिनेशन मिलती है, वहां फंसते नहीं है, लेकिन ये उसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। सन ड्यू कहलाता है ये। इसमें क्या होता है, बाहर ये लीफ मोटा हो गया है और गोल हो गया है, और उसके किनारों पर उभरे हुए ड्रॉपलेट्स हैं। इन ड्रॉपलेट्स में एक स्टिकी मटेरियल है, जूस तो है ये। उस स्टिकी मटेरियल की वजह से क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आकर जब इनके ऊपर लैंड करेगा तो लैंड करते ही उसमें उसके टांगे चिपक जाएंगे, अब दोबारा वो उड़ नहीं सकता। जो कोशिश करेगा और इसके साथ चिपकेगा। चिपकने के बाद अब एंजाइम रिलीज किए जाएंगे, और एंजाइम उसके जिस्म को डाइजेस्ट करेंगे, और इस तरह से सारे प्रोटीन्स या नाइट्रोजन ये एब्जॉर्ब करेगा। ये था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स का जिक्र। सर अगर इनको ये ना मिले इंसेक्ट्स, फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, इंसेक्ट का मिलना जरूरी है। ना मिले तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी ना, तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बस इन्होंने अट्रैक्शन ऐसी रखी है, आ जाएंगे इंसेक्ट्स। इसी को कहते हैं डोंट वर्क हार्डली, वर्क स्मार्टली। स्मार्टली किया ना, हालांकि मैंने पहले कहा था कि वो उड़ने वालों को ये न चल सकने वाले कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रैप कर सकते हैं। तो ट्रैपिंग का सिस्टम है। अलबत्ता ये बंद कैसे होते हैं, इसका छोटा सा मैं वो बता दूं। आपके जहन में सवाल उठा होगा कि पौधे तो हरकत नहीं करते हैं, तो फिर ये लीफलेट्स को, लिड्स को कैसे बंद करते हैं। इसके लिए एक टेक्निक है। ये मसलन सेल से बने हुए ना ये सारे, ये लिड है इस तरह से। इधर के सेल्स टर्जिड होंगे तो ये खड़ा रहेगा। दीज आर टच सेंसिटिव। जैसे ही कोई चीज इधर टच हो जाती है तो ये वाले सेल्स, यहाँ जो है सेल्स, ये अपनी टर्जिडिटी लूज करते हैं। टर्जिडिटी याद है ना? पौधे के सेल्स के अंदर पानी और मिनरल्स के भरने से जब वो टाइट हो जाते हैं तो टर्जिड कहलाते हैं। टर्जिडिटी लूज करेंगे तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद काफी देर के बाद ये टर्जिडिटी रीगेन करेंगे तो फिर ये खड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये मैकेनिज्म है। अब आते हैं पौधे सांस कैसे लेते हैं या गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, पौधे
मल्टी सेलुलर है तो यहाँ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज के अलावा ऑर्गन्स भी हैं, ऑर्गन्स के अलावा सिस्टम्स भी हैं, लेकिन गैस एक्सचेंज का बाकायदा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए, और गैस एक्सचेंज की ज़रूरत तो है प्लांट्स को, इसलिए गैस एक्सचेंज के लिए रूट्स अपना काम खुद करेंगी, लीफ खुद जिम्मेदार है, स्टेम खुद जिम्मेदार है। और आप एक चीज़ और याद रखें कि रूट्स ज़मीन के अंदर होती है इन मोस्ट केसेस। इक्का दुक्का पौधों की रूट्स बाहर भी हो सकती है, तो वो तो एक्सेप्शनल है, अलग कहानी है। रूट ज़मीन के अंदर है तो यहाँ ज़मीन के अंदर गैसेस इतनी कॉमन नहीं होती। इसके लिए ज़मीन को सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट या पोरस होना चाहिए। पोरस ज़मीन होगी तो यहाँ गैसेस अंदर आएंगी गैप्स में, फिर ये रूट एब्जॉर्ब करेंगे। अब रूट के एक छोटे से पार्ट को हम बड़ा करते हैं तो हमें रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आती है। रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, और ये नुक्ता बहुत अच्छी तरह याद रखें कि पौधे के स्टेम और लीफ में क्यूटिकल होता है, लेकिन रूट में कभी भी क्यूटिकल नहीं होता। क्यूटिकल क्या है? अ थिन लेयर ऑफ वैक्स। ये वाटर प्रूफ है। तो रूट में अगर वैक्स होता या क्यूटिकल होता तो ये पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए रूट्स में नो क्यूटिकल। और एपिडर्मिस के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए रूट हेयर मौजूद हैं। रूट हेयर्स आर एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। इन सेल्स के जस्ट अंदर बड़े बड़े सेल्स की कई लेयर्स होती हैं। ये क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी मौजूद हैं। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, ये सिंगल लेयर है। एंडोडर्मिस के बाद एक और लेयर है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद जाइलम और फ्लोएम। तो ये रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब यहां पर गैसें कौन सी आएंगी कौन सी जाएंगी ये एक तरफा है। एक तरफा का मतलब रेगुलर है, रेगुलर, एक तरफा नहीं कहना चाहिए। बाहर से आएगी अंदर ऑक्सीजन हमेशा, क्योंकि रूट के अंदर फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, सिर्फ रिस्पिरेशन होती है, और रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि रूट के आसपास पानी भी होता है, गीली सरफेस, और गैस कैन डिफ्यूज थ्रू मॉइस्ट सरफेसेस इजीली, ड्राई सरफेसेस से नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन इधर से डिफ्यूज होकर पहले इस सेल में, इस सेल से बराबर वाले सेल में, उससे अगले में, उससे अगले में, डिफ्यूजन के जरिए हर सेल तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसकी ये थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं है, डायग्राम में बनी है। तो डिफ्यूजन पहले एपिडर्मिस ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर तक गई हर सेल तक, और हर सेल ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया सेलुलर रिस्पिरेशन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल से डिफ्यूज होकर जब बाहर चली जाएगी तो इसमें कंसंट्रेशन कम होगी, लिहाजा इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगी। इधर कम होगी तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इधर, इधर से इधर, और यूं समझो बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज होती चली जाएगी, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हुए बाहर चली जाएगी। इस तरह से गैस एक्सचेंज इन रूट होगी। तो यहां कोई ओपनिंग नहीं है। ठीक हो गया बेटा? कोई मुश्किल तो नहीं है। अब आते हैं स्टेम के पास। स्टेम एरियल है, हवा में होने की वजह से वहां गैसों का इशू नहीं है, हवा में गैसें मौजूद हैं। स्टेम की स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से है। यहाँ भी एपिडर्मिस है और यहाँ भी कॉर्टेक्स है उसी तरह से, और यहाँ भी एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर जाइलम फ्लोएम है। यही तरतीब है। अलबत्ता यहाँ पर क्यूटिकल की एक लेयर चढ़ी हुई है, और ये क्यूटिकल वाटर प्रूफ भी है, एयर प्रूफ भी है, इसमें से गैसें नहीं गुजर सकती। लेकिन स्टेम्स में रेगुलर इंटरवल्स पर ओपनिंग्स होती हैं, इररेगुलर ओपनिंग्स, एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड लेंटिसल्स। लेंटिसल्स कहते हैं।
इस लेंटिसल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, बाकी अंदर डिफ्यूजन होगा इसका। हाँ, स्टेम ग्रीन अगर है तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, तो उस वक्त इसको सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना पड़ेगा। रात को ये काम जरूर होगा, दिन और रात में फर्क हो सकता है। असल जो मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होती है वो लीफ में। लीफ में क्योंकि दो काम होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी है, रिस्पिरेशन भी है, तो लीफ में खास एहतमाम है। अब मैं बताता हूं आपको लीफ में कैसे होता है, लेकिन लीफ में जो गैस एक्सचेंज है उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम डाइकॉट और मोनोकॉट के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले आप याद रखें, ये लीफ है, हमने इसको काटा है, काट के इधर से देख रहे हैं। ये इंटरनल डायग्राम कैसे बनती है ये जरा मैं हाथ से बता दूं। मसलन ये हाथ लीफ की तरह है, आप इसको यहाँ से सेक्शन करें, इधर से फिर देखें कटे हुए हिस्से को, यूं काटा, अब यहाँ से देखेंगे तो ये लीफ हमें नजर आएगा। तो मैं दोनों लीफ को अलग अलग बनाता हूं। ये फर्ज करें एक लीफ है, तो लीफ में तो फ्लैट शेप होने की वजह से दो एपिडर्मिस हैं, एक ये अपर एपिडर्मिस है और दूसरी ये लोअर एपिडर्मिस है। दोनों में काफी सारे फर्क हैं। एक फर्क तो ये स्टोमेटा का है, ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस। पहला फर्क दोनों में क्या है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं है। दूसरा फर्क ये है कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी होती है, इसीलिए ये हिस्सा पौधे के लीफ का, ये हिस्सा थोड़ा सा शाइनी होता है, चमकीला होता है। आप किसी भी पौधे के लीफ को देखें उठाकर, जहां रेगुलर धूप पड़ती है वो अपर एपिडर्मिस है, वो शाइनी है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा डिम होता है। ये एक लीफ बना दिया हमने, इसी तरह का एक और लीफ इधर बनाते हैं ताकि हमें डाइकॉट और मोनोकॉट के लीफ में फर्क नजर आए। ये स्टोमेटा, ये लोअर एपिडर्मिस। अब इस बीच के हिस्से को क्या कहेंगे? मीजोफिल कहेंगे बेटा, मीजोफिल। मीजो दरमियान को कहते हैं, फिल लीफ को कहते हैं। तो मीजोफिल का मतलब क्या हुआ? लीफ के दरमियान का हिस्सा। अभी सुनो बेटा, मेरी बात पूरी नहीं। दो एपिडर्मल इंटरसेलुलर स्पेस किसको कहते हैं? अगर इधर हो ना स्पेस, इसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये मीजोफिल है, लीफ के दरमियान वाला हिस्सा। अब डाइकॉट के लीफ में क्या है? मीजोफिल के सेल्स हैं, और ये मीजोफिल के सेल्स दो तरह के डाइकॉट में, इसको डाइकॉट समझ। एक सेल्स इस तरह से, इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम है, ये कहलाते हैं पेलिसेड मीजोफिल। पेलिसेड मीजोफिल। जबकि दूसरे सेल इनसे जरा नीचे हैं, ये इस तरह से, बाज़ औक़ात ऐसे आपको नजर आएंगे, इनके बीच में काफी गैप है, और ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये कहलाते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल। तो डाइकॉट का लीफ इस तरह से है। मोनोकॉट का लीफ कैसा है? उसमें सिर्फ स्पॉन्जी मीजोफिल है, पेलिसेड मीजोफिल नहीं है, तो बहुत ज्यादा गैप है उनके। ये स्पॉन्जी मीजोफिल। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। इसीलिए इन लीफ के नाम भी अलग है। क्यूटिकल इधर भी है, तो मुझे मेरी तरफ ये जो डाइकॉट का लीफ है, इसको बाइफेशियल लीफ कहते हैं। बाइफेशियल लीफ क्या मतलब हुआ? इसके दो फेसेस हैं, एक ऊपर वाला ये अलग नजर आता है, ये अलग नजर आता है। इसी को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ।
यानी ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। इस लीफ को क्या कहेंगे? मोनोफेशियल। मोनोफेशियल लीफ भी कहते हैं। इसको आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। आइसोबाइलेटरल का क्या मतलब हुआ? आइसो का मतलब है सेम, दोनों साइड सेम। अलबत्ता ये छोटा सा फर्क तो है। अब लीफ में गैस एक्सचेंज कैसे होगा? इसका वाहिद रास्ता है स्टोमेटा से, लेकिन ये गैस एक्सचेंज दिन और रात में एक जैसा नहीं होगा। दिन के वक्त क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त यहां फोटोसिंथेसिस भी होता है, रिस्पिरेशन भी होता है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिस्पिरेशन। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है वो कम पड़ती है, तो बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, डिफ्यूजन के जरिए जाएगी। और सेलुलर रिस्पिरेशन में अंदर प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल होकर भी एक्स्ट्रा बचती है, इसलिए इसको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन रात के वक्त सिर्फ रिस्पिरेशन होती है, तो रात को क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो पौधों में गैस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा होगा, लीफ में बहुत ज्यादा होगा, और दिन और रात में फर्क होगा। जबकि स्टेम और रूट में सिर्फ हमेशा ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही थी, दिन रात सेम था। ठीक हो गया? ये है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स।